आप सभी का स्वागत है वाइन से संचार की खास पेज पर कारगिल एक विजय गाथा में। आज कारगिल युद्ध को 25 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और इस मौके पे हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय सेना में अपनी सेवा दे चुके पूर्व नायक प्रेमचंद गौड़, कप्तान गोपाल सिंह, कर्नल समर सिंह और कारगिल युद्ध में अहम हिस्सा रहे सूबेदार सुंदर सिंह, जो कि शौर्य चक्र से भी सम्मानित है। आप सभी का हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। मेरा पहला सवाल सर आपसे ये रहेगा कि आज के दिन की इतनी अहम इम्पोर्टेंस क्यों है हमारे लिए? मैं सूबेदार सुंदर सिंह शौर्य चक्रा ये बताना चाहता हूं कि हमारे हिंदुस्तान पर कुछ विदेशियों ने घुसपैठ करके धोखे से वहां पर कब्जा किया, पर हमारी भारतीय सेना और हमारे रणबांकुरे ने, जो कि जिन माताओं ने उनको जन्म दिया, उनको सल्यूट करता हूं मैं कि उन्होंने अपनी जी जान से जान लगा करके उन्होंने उनको वहां से धकेल दिया और विजय प्राप्त की है, जिसमें लगभग 90 दिन तक लड़ाई चली और इसमें 527 बंदे शहीद हुए और इसमें और भी अन्य घायल हुए, जो कि राजपूताना राइफल ने टोलोलिंग पर फतेह हासिल करके अपना झंडा फहराया। इसको महत्व देते हुए हमारे कारगिल उसका आज भी मुख्य उससे मनाया जाता है। पर बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगला सवाल समर सिंह जी, मेरा आपसे ये कि कारगिल जैसा युद्ध जो कि पहाड़ों पर हुआ, कितना मुश्किल रहा होगा हमारी इंडियन आर्मी के लिए ये युद्ध? कारगिल का युद्ध पूरे भारतवर्ष और अगर ये कहा जाए कि पूरे संसार में अनोखे प्रकार का ये युद्ध था, जिसके ऊपर दुश्मन जो है ना चोटी पे ऊपर बैठा था और भारतीय सेना नीचे जमीन के ऊपर थी। ऐसे विषम परिस्थिति में भारतीय सेना ने अपनी सूझबूझ और अपनी कार्य कुशलता से पहाड़ी पे बैठे हुए लोगों को वहाँ पे ध्वस्त किया और अपना विजय रथ वहाँ पे ले गए। ये एक ऐसी वर्ल्ड की युद्ध थी जिसे जीतना इतना आसान नहीं था, इसलिए इस दिवस को हम बहुत ही सम्मान के तौर पे मनाते हैं। ये बहुत बड़ी विजय है हमारे भारतवर्ष के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगला सवाल कर्नल गोपाल सिंह जी से मेरा ये कि सर, दोनों ही देशों के पास परमाणु शक्ति थी, क्यों जरूरत पड़ी इस युद्ध के लिए? देखिए, मैं कर्नल गोपाल सिंह, अध्यक्ष अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद हरियाणा, मैं वहाँ पर मौजूद था उस वक्त जब ये कारगिल युद्ध हुआ 1999 में। उससे पहले इसके बाद यानी इस तरीके से सोचा गया था कि हो सकता है कि गुलमर्ग के इलाके में जो पहाड़ियाँ हैं, उन पहाड़ियों पर दुश्मन, हम विंटर में उनको विकेट कर देते हैं, तो उन पहाड़ियों के ऊपर जो है दुश्मन आके बैठ सकता है। तो क्यों ना, यदि ऐसा कुछ हुआ तो हम क्यों ना तैयारी किए। तो उसकी पहले तैयारी यानी उस तरीके से वॉर गेम हमने किया था, लेकिन क्या पता था कि ये कहीं दूसरी तरफ यानी दराज के इलाके में और कारगिल के इलाके में वो आके दुश्मन बैठेंगे। आपने सवाल किया कि दोनों ही भारत और पाकिस्तान के पास में परमाणु शक्ति है, लेकिन ऐसा युद्ध क्यों हुआ? परमाणु शक्ति का इस्तेमाल उन स्थिति में या उस स्थिति में किया जाता है जब कोई भी शस्त्र या डिप्लोमेटिक रिलेशंस से बातें नहीं बनती, उस स्थिति में किया जाता है। आप देखिए वर्ल्ड वॉर 2 में जब आइजनहावर प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, उस वक्त जब विश्व युद्ध खत्म नहीं हो रहा था तो नागासाकी और हिरोशिमा में परमाणु युद्ध छोड़ा गया। तो ये परमाणु पावर आपके पास में एक डेटरेंट के लिए होती है, ना कि, और उस विषम परिस्थिति में जब कोई भी रास्ता नहीं बचता तब जाकर के परमाणु का हथियार का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा अगला सवाल नायक प्रेमचंद गौड़ जी से ये कि जब हम भारतीय, जैसे सर ने बताया कि 6 महीने हम पहाड़ से नीचे आ जाते हैं, तो एक तो फरवरी में हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं पाकिस्तान, दिल्ली से लाहौर बस लेकर कि हम एक
दोस्ती की ओर हाथ बढ़ाना चाहते हैं, समझौता होता है, लेकिन 2 महीने बीतते भी नहीं, इतने में ही पाकिस्तान हम पे घात कर देता है। उनकी हमेशा स्थिति यही रहती है कि जैसे हिंदुस्तान जो है हमेशा ये चाहता है कि हम भाईचारा बना के रखें, लेकिन उनकी सोच जो है हमेशा नेगेटिव होती है, और नेगेटिव सोच के कारण ही जो हम उनसे समझौता करते हैं वो समझौते के ऊपर अपना खरा नहीं उतरते हैं कभी भी। हर चीज़ के लिए जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसके ऊपर भी हमारे सैनिक जो हैं हमेशा तैनात रहते हैं, लेकिन तैनात रहते हुए भी उन पर विश्वास नहीं कर सकते, और वो लोग जो हैं हमेशा विश्वासघात करने की कोशिश करते हैं। इस वजह से जो है हम उनके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते, यही हमारा कारण रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सूबेदार सुंदर सिंह जी, आप तो राजपूता राइफल्स के पार्ट रहे थे, कारगिल युद्ध का हिस्सा भी रहे, क्या वो क्षण थे जब आपने विजय प्राप्त करी, उसके बाद क्या माहौल था वहाँ पे भारतीय सेनाओं का? भारतीय सेना का वहाँ पर बहुत ही, जब किसी पे हम फतेह कर लेते हैं तो क्या होता है कि एक माहौल अलग ही हो जाता है और हर्षोल्लास और खुशी की लहर दौड़ जाती है। तो इसलिए हमारी सेना और हमारे भारतीय जो भी हमारे हिंदुस्तान के जन जन हैं उनमें इतनी खुशी पैदा हुई कि हमारे हिंदुस्तान आर्मी से ने कि एक फतेह की, जो कि ये लड़ाई इस प्रकार की थी, इसको उम्मीद नहीं कर सकते थे कि जो कि हमारा डाउन में रहना और वो पाकिस्तान ऊपर बैठे थे, तो उसको फतेह करना नामुमकिन था, पर हमारी भारतीय सेना ने फतेह हासिल किया। उसका हर्षोल्लास बहुत ही उम्दा रहा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज के शो की खास बात एक ये भी है कि हमारे अतिथि तो सेनावृत्त हैं ही हैं, साथ के साथ हमारे आज की जो ऑडियंस है वो भी एनसीसी के भावी छात्र हैं। अब हम अपनी ऑडियंस की तरफ चलते हैं और अगर उनके कुछ सवाल हमारे अतिथि से हैं तो पूछ सकते हैं। जैन सर, माई सेल्फ अंडर ऑफिसर साहिल फ्रॉम 5 हरियाणा बटालियन गुड़गांव एनसीसी, रोहतक ग्रुप, पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश एंड चंडीगढ़ डायरेक्टेड। सर जैसे कि आप देख रहे हैं हम एनसीसी से हैं, आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर, और मैं रिपब्लिक डे 2024 का पार्ट भी रहा हूँ सर। और जब भी सर मैं किसी फौजी को देखता हूँ, किसी एक्स सोल्जर को देखता हूँ, तो मेरे अंदर वो फीलिंग आती है, एकदम प्राउड मोमेंट फील करता हूँ कि जो मैं लाइफ में करना चाहता हूँ वो लोग, वही बंदा मेरे सामने खड़ा है, तो एकदम गॉसबम्प आता है। तो सर आपको देख के भी ऐसे गॉसबम्प आ रहे हैं, तो मैं सर आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप सर बिल्कुल नीचे से उठे, जब आपने स्टार्टिंग की आपके दिमाग में कभी थॉट आया होगा कि हाँ आई वॉन्ट टू बी एन आर्मी ऑफिसर, और आप आज सर इस लेवल पे बैठे हैं, तो मैं आपसे एक सीक्रेट जानना चाहता हूँ जो आपको उस टाइम इंटरवल में काम आया जब आपने नीचे से स्टार्ट किया और आप लास्ट टाइम इस पोजीशन पर बैठे हैं, इस टाइम तक जो आपका सीक्रेट था, जो एक मूल मंत्र था जो आपने अब तक फॉलो किया, जो आपको हमेशा सक्सेस की तरफ धकेलता रहा, तो मैं उसके बारे में आपको जानना चाहूँगा सर। थैंक यू सर। आपका बहुत ही अच्छा सवाल है। सारे आप युवा हैं और युवाओं को क्या करना है आगे भविष्य में, अभी तक यानी ग्रेजुएशन लेवल तक पहुंचने के बावजूद भी वो अपना उद्देश्य समझ नहीं पाते, और उस जब तक आप अपना उद्देश्य नहीं लेंगे, समझेंगे नहीं, उसके बारे में विचार नहीं करेंगे, उसको यानी मानेंगे नहीं, तब तक उसके लिए रास्ता आपको नहीं मिलेगा। इसलिए 7 समुद्रों यानी 7 सीज के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, जिज्ञासा कि आपने करना है तो करना क्या, और करना है तो क्यों करना है, इस मातृभूमि के लिए, भारत देश के लिए क्या करना है। दूसरा कमिटमेंट, जो भी आप करना चाहते हैं उसके लिए थॉरोली यू शुड बी कमिटेड, यू मस्ट बी एबल टू डू द बेस्ट ऑफ योर सेल्फ टू अचीव योर गोल। आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। यदि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस आएगा जब आप काम करोगे, उसके अंदर महारत हासिल करोगे, तभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जिस प्रकार से आप अभी इस यहाँ पर कम्युनिकेशन ही आप सीख रहे हैं, तो किसी ने कहा है कछु कही बैनन अनेक कही नैनन, रही सही सो कह दीनी ही चिकीन सो। कुछ चीज़ें बयान करके कही जाती हैं और अनेक चीज़ें आँखों ही आँखों में, इशारों ही इशारों में कह दी जाती हैं। तो इसलिए आपको ये समझना भी होगा कि किस प्रकार से आपने कम्युनिकेट करना है, किस प्रकार का ऑडियंस है, उस ऑडियंस के साथ में उसी लैंग्वेज में उनकी परिभाषित करते हुए आपको कहना है। उसके अलावा कंट्रोल, आपने अपनी वाणी के ऊपर कितना कंट्रोल करना है, और यानी आपके सामने वाले किस तरीके से आपको देख सकते हैं। और उसके अलावा है चैलेंज, हर क्षण हर व्यक्ति के जीवन में चैलेंज है।
आप अभी सुबह घर से निकलते हैं, सब तक घर नहीं पहुंचते, उस समय तक चैलेंज है। जब आप खाना भी खाते हैं ना, उसमें भी आपको लगता है कि हम इस खाने को कितने अच्छे तरीके से खा सकें। तो जरूरी है कि भविष्य में इस भारत माँ के लिए आप क्या करना चाहते हैं, उसको करने के लिए अपना उद्देश्य लीजिए और उद्देश्य को पूरा करने के लिए सारी बातों को अपने अंदर समाहित करने के लिए कोशिश करिए। यहीं पर मैं आपके एक छोटी सी कविता के साथ में सारी चीज़ें समाहित करना चाहूँगा। राह टेढ़ी है मगर चलना जरूरी है, राह टेढ़ी है मगर चलना जरूरी है, जिंदगी जंग है लड़ना जरूरी है इतिहास दुनिया में लिखे एक नया इतिहास आप युवाओं ने गढ़ना जरूरी है। दुश्मनों से भरे इस माहौल में प्रेम का शब्द, दुश्मन यानी 2.5 दुश्मन हमारे हैं, एक पाकिस्तान और चीन सबसे बड़ा, और जो आधा दुश्मन हमारे देश के अंदर है, उस देश के अंदर दुश्मन से लड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। दुश्मनों से भरे इस माहौल में प्रेम का एक शब्द पढ़ना जरूरी है। काम नामुमकिन कोई होता नहीं, उसकी खातिर कुछ तपना जरूरी है इस भारत माँ के लिए, अपनी भारत माँ के लिए, इस भारत माँ के लिए। क्या न कर गुजरे यार, अपने जुनून से इस भारत माँ की रक्षा करना जरूरी है। इन्हीं शब्दों के साथ शायद मैंने आपके सवाल का जवाब दिया। आपने पूछा था कि लाइफ में हम आपसे ऐसी कौन सी सीक्रेट जानना चाहते हैं जिसकी वजह से कि आप भी जो है ना आगे बढ़ सकें। कहें गोपाल सर ने, मैं समझता हूं कि सारा कुछ बता दिया, बट एक छोटा सा सवाल मैं इसमें आपके साथ ऐड कर देना चाहता हूं, जिसको कि कहते हैं गोल। अगर आप जानते हैं गोल किसे कहते हैं, तो जिंदगी में एक गोल बना लो। वो गोल चाहे ग्राउंड का गोल हो, चाहे जीवन का गोल हो, और चाहे किसी का फील्ड का गोल हो। अगर आप गोल की तरफ ध्यान करेंगे तो आप लक्ष्य को जरूर प्राप्त कर लेंगे। और उसके लिए सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? उसका लिए सबसे बड़ा उदाहरण है कि आपको सिर्फ मछली की आंख दिखाई देनी चाहिए, बाकी और कुछ नहीं। और ये आपकी लाइफ इस जगह ऐसे समय पे चल रही है कि जो लोग गोल नहीं देखेंगे, जो लोग अपना लक्ष्य नहीं बनाएंगे, वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए गोल निर्धारित कर लो, आपको फतेह जरूर मिलेगी। मैंने एक वीडियो भी बनाया है, पवन सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा कारगिल के ऊपर एक वीडियो चल रहा है, मैं आपको देके जाऊंगा। सर आप इनको दिखाना, मैंने लाइफ को किस तरह से, एक मोटिवेशनल एक मेरा वीडियो है, आप लोग सब देखना कि किस तरह से एक ग्रामीण गांव से निकला हुआ बच्चा, जिस गांव में कोई सुविधा ही नहीं है, न बिजली है, न पानी है, न सड़क है, फिर भी कैसे अफसर बनता है। ऐसा नहीं है। मेरे दिमाग में भी एक ख्याल आया था, जैसे आपके दिमाग में ख्याल आया, मेरे दिमाग में ये ख्याल आया था कि शायद अफसर बनना, गोल पाना उन लोगों के लिए होता है जो ऊपर वाले जो है ना ऊपर वाला डिसाइड करके उनके लिए भेजता है, और उन्हें ऐसा लगता है कि शायद हमारे लिए ऐसा नहीं है। तो ये मिथक अगर आप तोड़ने का प्रण ले लेंगे, दृढ़ प्रतिज्ञा कर लेंगे, तो आपके जीवन में गोल जरूर अचीव हो जाएगा और आप सक्सेस हो जाएंगे। धन्यवाद। सर माई सेल्फ कैडेट हिमांगनी यादव। सर लास्ट ईयर एक अग्निवीर योजना शुरू हुई थी मोदी सरकार के द्वारा, तो सर आप उसके बारे में क्या सोचते हैं, वो सही है या गलत है? क्योंकि बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं उसके बारे में। अग्निवीर की योजना जो है भारत सरकार ने शुरू की है, उसमें 2 पहलू हैं। एक पहलू ये है कि सरकार को क्या फ़ायदा है, दूसरा पहलू ये है कि बच्चों को क्या फ़ायदा है। इसकी एज रखी गई है 17 से 23 साल। 17 से 23 साल में आप शायद यहाँ पे पढ़ रहे होंगे, बट ये देश किसानों का देश है, ग्रामीणों का देश है। वहाँ पे 17 से 23 साल का अगर आप जनगणना निकालेंगे तो तकरीबन 90% बच्चे अनएम्प्लॉयड हैं। जो पढ़ रहे हैं वो तो चले गए हैं पढ़ने के लिए, वरना सारे के सारे बच्चे जो हायर एजुकेशन नहीं कर रहे वो गांव के अंदर अनएम्प्लॉयड घूम रहे हैं। और अनएम्प्लॉयड घूमने का मतलब ये होता है कि खाली दिमाग शैतान का घर बन जाता है, और उस समय समाज में बहुत सारी कुरीतियां आ जाती हैं, क्योंकि वो तो खाली बैठे हैं, इसलिए कुछ ना कुछ तो उल्टा सोचना ही है। और उन्हें पैसा तो चाहिए ही, आज गाड़ी भी चाहिए, उनको मकान भी अच्छा चाहिए, टीवी भी चाहिए, सारी सुविधाएं चाहिए, लेकिन पैसा तो है नहीं है, तो वो विकृतियों की तरफ चले जाते हैं। इसलिए सरकार ने ये योजना चला के उन बच्चों के लिए, विशेष करके उन बच्चों के लिए जो 17 से 23 साल के अंदर आते हैं, सरकार क्या चाहती है
कि एक तो उनकी सोच पॉजिटिव की जाए, पॉजिटिव सोच के लिए उनको एक संस्था में डाला जाए, और वो संस्था आर्मी की संस्था है। जिस आर्मी की संस्था के अंदर आप भी सब सम्मान करते हैं आर्मी का, सिर्फ इसीलिए सम्मान करते हैं कि हम सबसे पहले अपने देश के लिए निछावर होने के लिए तैयार रहते हैं। हम कोई भी काम ऐसा नहीं करते, हम कहीं रिश्वत नहीं लेते, हम कुछ नहीं करते, हम जो कुछ भी करते हैं देश के लिए करते हैं। इसलिए उन्होंने इस संस्था को अग्निवीर के साथ जोड़ दिया, और अग्निवीर से इनको ट्रेनिंग दी जाती है। साथ ही साथ 30,000 रुपये का उनको पर मंथ तनख्वाह मिलती है, और वापस आते समय जो 4 साल नौकरी करके आता है उसे 47 लाख रुपए की तनख्वाह पूरा एमोन्यूमेंट मिल जाता है। 37 लाख रुपया एक इतना बड़ा अमाउंट होता है कि कोई भी बच्चा, गरीब तबके का बच्चा अपनी कोई अगर बिजनेस करना चाहता है तो स्टार्ट कर सकता है। अब रहा सवाल कि आप कहें कि ये खराब है कि अच्छी है। भारतवर्ष की आर्मी में 25% लोग हर साल रिटायर होते हैं। कितने रिटायर होते हैं? 25%। अग्निवीर के अंदर से 25% लोग छांट के जो है ना रेगुलर आर्मी भेज दिए जाते हैं। रेगुलर आर्मी में किस लिए भेज दिए जाते हैं? पहले जब हम भर्ती करते थे, मैं 69 की बात कर रहा हूं, पहले जब भर्ती करते थे आपका फिजिकल फिट है तो आप भर्ती हो गए, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आज हमारा वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 है आर्मी, इसलिए यहाँ के सोल्जर भी, यहाँ के ऑफिसर भी, अदर रैंक भी सब उसी स्टैंडर्ड के होने चाहिए। तो हम क्या करते हैं, जैसे आप आलू को छांट लेते हैं तो बढ़िया बढ़िया आलू, इसी तरह से YMC में आप बैठे हैं, हम अच्छी अच्छी क्रीम को छांट के आर्मी के अंदर अफसर के तौर पे ले जाएंगे, उससे हमारा देश मजबूत होगा। इसलिए हम 25% उस अग्निवीर में से छांटते हैं। ऐसा नहीं कि हम समाज में से भर्ती करके लाते हैं, 25% उधर छांट के उधर भेज देते हैं। हमारी आर्मी भी स्ट्रांग हो रही है, और जो बच्चे कुछ नहीं कर सकते हैं उन बच्चों को जो है ना रोजगार देने के लिए पैसा दे दिया जाता है। लेकिन गवर्नमेंट ने अब तमाम संशोधन कर दिए हैं। गवर्नमेंट ने 10% जो है ना उनके लिए आरक्षण कर दिया है। आप अपने 10% के साथ जाके कहीं भी सेट हो जाओ। और मैं तो ये कहता हूं कि हरियाणा के अंदर तो आप अगर यहाँ पे अग्निवीर के लिए भर्ती के लिए आप सोचें, एक हरियाणा एक स्टेट ऐसा है जहां आपको बच्चे नहीं मिलेंगे अग्निवीर में भर्ती होने के लिए, इसलिए कि इनके पास तो ऑडी गाड़ियां खड़ी हैं, ये क्यों जाएंगे अग्निवीर के अंदर। लेकिन ये योजना जो है ना भारतवर्ष के हर उस बच्चे के लिए चलाई गई है जो बच्चा गरीब है, जिसको कोई साधन नहीं है, संस्कार नहीं है, तो उनके लिए ये योजना एक रामबाण का काम करती है। अब गवर्नमेंट को इसका क्या फायदा है? गवर्नमेंट ने ये क्यों चलाई? गवर्नमेंट ने इसलिए चलाई है कि आपने देखा होगा बहुत सारे देशों में कम से कम जो है कुछ देश तो ऐसे हैं जिसमें कंपलसरी है, आर्मी की ट्रेनिंग कंपलसरी है। तो आप आर्मी की ट्रेनिंग कंपलसरी क्यों करना चाहते हैं? एक अनुशासित देश को बनाने के लिए यह ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर धीरे धीरे इसी तरह से हम अग्निवीर में बच्चों को लाके अनुशासित कर देंगे, तो जहां आज आप देख रहे हैं भारतवर्ष में कभी ट्रेन जला देते हैं, ड्राइवर ने कोई गलती की है, जला दी पूरी ट्रेन, यह देश का नुकसान है। लेकिन अगर आप अग्निवीर में ट्रेनिंग करके आए हुए हैं, आप इस तरह से धीरे धीरे शिक्षित हो जाएंगे, तो ऐसा देश में कोई गदर नहीं करेंगे। आप समझेंगे कि ये प्रॉपर्टी हमारी प्रॉपर्टी है। अगर देश अच्छा नागरिक तैयार करेगा तो इसका मतलब देश सबल होगा। इस तरह से अग्निवीर की योजना सरकार के लिए भी अच्छी है और इंडिविजुअल के लिए भी अच्छी है। अग्निवीर योजना 14 जून 2022 को लागू की गई। जो भारत के अंदर भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, उन भ्रांतियों का कोई न कोई उनके लिए मकसद है। और आज यदि आप गीता का उदाहरण लें, उसमें भी ये कहा गया है कि यदि कलयुग में किसी को अच्छा सिखाएंगे तो वो बहुत समय लगेगा, लेकिन गलत रास्ता दिखाएंगे तो बहुत जल्दी आदमी गलत रास्ते पर चलता है। तो भ्रांतियों की बात बहुत चल रही है, उसके बारे में ज़्यादा नहीं। लेकिन कारण जो आपने 2 सवाल किए, उस 2 सवाल में काफ़ी इन्होंने उसका जवाब दिया। मैं अभी बताता हूँ। वर्ल्ड वॉर 2 तक सिर्फ आप फौज के अंदर जाते थे, लड़ाई लड़ते थे, ना ही आपको पेंशन मिलती थी, ना ही कुछ मिलता था, और उसके बाद में आप घर आ जाते थे। 1955 में वो यानी आपकी सर्विस 5 साल की गई। 1965 में लड़ाई के बाद में 7 साल की गई, और 1976 में इसकी सर्विस बढ़ा करके 15 साल की गई, जो हमारी जो टर्म ऑफ यानी एंगेजमेंट जो उसके लिए। ये जो है आप देखिए, जो इन्होंने बताया कि बच्चा क्या करेगा, आप बताइए उसमें आपको सारे
कम से कम आप लगाइए 10 से 12,000 रुपये पर मंथ आप खर्चा कर रहे हो। 1,20,000 से 25,000 रुपये साल में खर्च कर रहे हो। 4 साल के अंदर ग्रेजुएशन करने तक आप तकरीबन 6 लाख रुपये खर्च करेंगे। वो 6 लाख बच गए, उसके अलावा 6 लाख का आपको यानी पैकेज मिल रहा है, और उसके अलावा जब आप आएंगे तो उतना पैसा एक मूंद में मिलेगा, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। रही बात जो आप में से क्रीम है वो वहाँ रुकेगी, जो दूसरे यदि क्रीम बनकर के तैयार होने के बाद जो बाहर निकल के आएंगे उनमें से कोई IAS बनेगा, कोई IPS बनेगा, कोई कुछ बनेगा, कोई अपने आप। ऐसे शॉर्ट सर्विस कमीशन इतने हुए हैं जो हमारे चीफ सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बनकर के रिटायर हुए हैं, तो आपको ये बहुत बड़ा लाभ है। उसके अलावा आप आइए, आप वहाँ पर यानी सेना में 15 साल नौकरी यानी 35-36 साल का सर्विस करके वापस आएंगे। जैसे भाई साहब जो है सूबेदार से रिटायर हुए 38 साल की उम्र में वापस आ गए। मैं आया हूँ 54 साल की उम्र में, यानी मैंने 37 साल नौकरी की फौज के अंदर। सिपाही से भर्ती हुआ, सिपाही से कर्नल बन के रिटायर हुआ, तो मेरी कर्नल बन गई। तो उसी तरीके से यदि बाहर आप आएंगे आप कहीं भी लग सकते हैं। उसके अलावा आज पुलिस वालों को आप देखते हो, आप जाइए पुलिस में, आप जो है 58 साल 60 साल तक नौकरी कर सकते हो। BSF CRPF पैरामिलिट्री फोर्सेस उसमें 60 साल तक नौकरी कर सकते हो। परिवार आपका सुरक्षित है, हर तरीके से इसमें अच्छाई है। दूसरा, ये वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर किसी की आरती उतार करके बुलाया नहीं जाता। ये थोड़ा शब्द कड़वा जरूर है, हमारे पूर्व सैनिक भी बाकी लोग भी समझेंगे इसको। यहाँ पर किसी को कि भाई आप आइए फौज में जाइए, नहीं, आपका जुनून है इस मातृभूमि की रक्षा करने के लिए, इसकी सेवा करने के लिए। और जो आप यहाँ पर हम AC और उसमें बैठ करके रह रहे हैं सिर्फ फौजी की वजह से, जो देश की रक्षा वहाँ कर रहा है। तो इसलिए आपके लिए बहुत से एवेन्यूज अवेलेबल हैं, उनको अगले बार जब मैं आऊँगा बहुत कुछ आपको बताऊँगा। लेकिन कहने का तात्पर्य है, अग्निवीर जैसी योजना जो बहुत से देशों में चल रही है, आज एक और बढ़कर के बात कहूँगा, आपकी 65% पॉपुलेशन युवा है, जिसमें 44.5 करोड़ तकरीबन 15 से और 35 साल के बीच में है। ये 44.5 करोड़ तकरीबन 9% पूरी पॉपुलेशन का बनता है। ये 9% पूरे विश्व में छाने वाला है, ये पूरे विश्व के अंदर आप लोग पहुंचने वाले हैं। तो इसलिए जरूरी है ट्रेनिंग पाइए, उद्देश्य प्राप्त करिए, उस उद्देश्य के लिए आगे बढ़िए, जुनून के साथ में देश की रक्षा करिए, बाकी भ्रांतियों के चक्कर में ना पड़िए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप सभी का हम सबको अपना कीमती समय देने के लिए। अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि इंडियन आर्मी अपने पड़ोसियों को दिवाली पे मिठाई चखा सकती है, तो देश की तरफ गलत निगाह देखोगे तो वो आपको धूल भी चटा सकती है। जुड़े रहिए YMCA संचार के साथ। मैं हेमंत शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद।